Hello बच्चों and welcome back to our channel Edu Planet 2. So today we are going to discuss class 9 chapter number 9. ठीक है, force and law of motion. इस chapter में today we will cover the NCERT, basically the theory part. And in next class or in the next lecture we will discuss about the all the numericals and the formula based questions. Now what is force? अब हम लोगों ने मोशन पढ़ लिया. अब फोर्स क्या होता है? हमने बचपन में पढ़ा है फोर्स इज द पुश और पुल. ठीक है, हमें फोर्स जब हम बोलते हैं हमें दो ही चीज याद आती है, पुश या फिर पुल. लेकिन इफ कोई भी चीज मेरे पास है, ठीक है, अगर मैंने कोई वॉल है, वॉल के साइड में खड़ी हूँ एंड आई एम पुशिंग इट, मैं उसको धक्का दे रही हूँ, लेकिन ना ही वो हिलेगा ना ही मैं हिलूंगी, तो क्या कोई फोर्स नहीं लग रहा? तो फोर्स बेसिकली सिर्फ पुश या पुल के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिससे हम डिपिक्ट करते हैं. ठीक है, तो हम अब फोर्स को थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है. सो फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट और एट मोशन. इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी. फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स आइदर पुश करता है या पुल करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और रिजल्टेंट चीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में ला सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बॉल पड़ी हुई है, आपने उसको मूव कर दिया, आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो हिलने लगेगी. तो आपने क्या किया, किसी भी चीज को जो रेस्ट पे थी उस पर फोर्स लगा के उसे मोशन में चेंज कर दिया. नाउ ये तो हो गया फोर्स को. अगर आप कोई चीज रेस्ट पे है तो आपने उसको मोशन में कर दिया. लेकिन अगर मान लीजिए कोई बॉल आपके सामने से मोशन में ही है ना, कोई बॉल अगर घूम रही है, तो अगर उसका फोर्स कैसे चेंज होगा, आपको कैसे पता चलेगा उस पर आपने फोर्स लगाया कि नहीं? तो अगर कोई बॉल सामने से घूम के आ रही है, आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के देखना, जिधर की साइड यू विल अप्लाई द फोर्स द बॉल विल मूव टू द दैट डायरेक्शन. मतलब अगर जो बॉल थी वो इस डायरेक्शन से आ रही है और आपने इधर से फोर्स लगा दिया, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होके अब ये हो जाएगी. तो यानी कि जो फोर्स है वो क्या करता है, चीजों की डायरेक्शन भी बदल सकता है ना. डायरेक्शन कैसे बदली उसने? बॉल की डायरेक्शन को उसने अपने हिसाब से चेंज कर दी बाय अप्लाइंग ऑफ फोर्स. नाउ नेक्स्ट, फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी, स्पीड भी चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल, बॉल रुकी हुई थी तो इट इज इन रेस्ट, रेस्ट पे वेलोसिटी 0 होती है ना. उसने धक्का दे दिया, फोर्स लगाया और उसकी मोशन, उसमें मोशन भी हो गया और उसके साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी हो गई. तो बॉल जो रुकी हुई थी वो चलने लगी. तो जो फोर्स होता है इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शेप कैसे चेंज कर सकता है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, शेप कैसे चेंज कर सकता है? तो अगर ध्यान से सोचो, शेप कैसे चेंज कर सकता है? क्ले से खेला है बचपन में, क्ले को देखा है. क्ले अगर आप ऐसे लेके आए इज्जत से डब्बों में, तो 15 मिनट बाद शायद या 15 सेकंड बाद क्ले की शेप ऐसी कुछ हो सकती है ना. क्ले को कोई गोल बना देता है एंड यू कैन मेक मेनी शेप्स आउट ऑफ इट. ठीक है, तो क्ले से हम बहुत सारी शेप्स, नाइदर द क्ले ओनली, क्ले से अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर में रोटियां खाते हैं, है ना, दैट इज मेड फ्रॉम द डो, और डो की शेप हम डिफरेंट चेंज कर सकते हैं. तो फोर्स बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है एंड वी हैव सीन इट. नाउ फोर्स की एक और डेफिनेशन है, दैट इज फोर्स इज द पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शंस विद अनदर ऑब्जेक्ट. फोर्स पुश या पुल होता है जो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट किसी को पुश या पुल कर रहा हो जिसका असर दूसरों पे दिख रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मैन की फोटो है और यहाँ पे एक ट्रॉली टाइप है. ठीक है, तो जो ये मैन है, जिस ट्रॉली में उसने वेजिटेबल रखा हुआ है, एक कैरेट है और एक मिल्क की बॉटल है, वॉट एवर. तो अब ये जो मैन है वो उसे पुश कर रहा है और इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे क्या असर पड़ रहा है, इस मैन के पुश करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है. यानी फोर्स की वजह से अगर कोई एक इंसान या दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगा रही है दूसरे पे, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो उस फोर्स का इफेक्ट दिखता है. ठीक है, नाउ whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the object. जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो दोनों पे फोर्स का असर पड़ेगा. ठीक है, when the interaction ceases, the two objects no longer experience the force only exists as a result of an interaction. अगर ये ट्रॉली जो है और ये आदमी जो है वो एक दूसरे को छोड़ दें या एक दूसरे से दूर हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान ने ट्रॉली छोड़ दी और वो साइड में खड़ा हो गया, तो इससे होगा क्या, ट्रॉली अगर ये रही, आदमी अगर ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है.
और अगर किसी दो चीज़ों के बीच में, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ह्यूमन और दो एनी टू थिंग्स, अगर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा। तो फोर्स होने के लिए किसी भी दो चीज़ का आपस में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम दीवार के पास खड़े नहीं रहोगे तो तुम दीवार को धक्का कैसे दोगे? जादू थोड़ी है कि दूर से खड़े होकर धक्का दिया और दीवार हिल गई, नहीं ना। अभी मत बोलना पास से भी नहीं हिलेगी, इट इज जस्ट अ फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ हमने पढ़ लिया फोर्स क्या होता है। फोर्स बेसिकली चेंज करता है ऑब्जेक्ट का मोशन एंड एवरीथिंग। नाउ फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, है ना, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। अब ये क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट वी हैव बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे जब दो इक्वल साइज के फोर्स एक्ट करेंगे, इक्वल साइज और वी कॉल इट इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स जब उस पर एक्ट करेंगे इन द अपोजिंग डायरेक्शन इज नोन एज अ बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बाद में आगे बताऊंगी। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है, नेम, इस पे इधर से कोई ए है जिसने फोर्स लगाया इस पे 5 न्यूटन का। व्हाट इज द न्यूटन? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स जिसमें हम फोर्स को नापते हैं, ठीक है। तो अगर ए ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से कोई ऑब्जेक्ट था बी जिसने फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, ठीक है। इस केस में होगा क्या, इधर फोर्स ज्यादा है इधर फोर्स कम है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये बॉल जो बॉक्स जो होगा वो इधर की साइड मूव करेगा। बट इन केस दिस फोर्स विल बी 5 न्यूटन, ये अगर 6 न्यूटन की जगह ये भी अगर फोर्स 5 न्यूटन हो तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर ही लगेगा और दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो ऐसा फोर्स जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, है ना, जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, वैसे दो फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स, ठीक है। ये इक्वल मैग्नीट्यूड, ये भी 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, ये इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे दो फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव in the balanced pose, a body continues to be in its position, that is, it may be continuously moving with the same speed and in the same direction, or it may be still in this position. अगर कोई भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉल जो है वो अगर रुकी हुई है और इस पे दोनों साइड से बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉल वहां से मूव नहीं करेगी, वो वहीं पे रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे। अगर ये बॉल मूव कर रही होगी, इधर की साइड रोल 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 कर रही होगी, तो अगर उस पर बैलेंस फोर्स लगेगा ना तो वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, ना ही वो स्पीड चेंज करेगी, वो जैसी है वो वैसी चलती रहेगी। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर with equally matched opponent is an example of balanced force. टग ऑफ वॉर पता है, रस्सा कस्सी बेसिकली, जिसमें एक रस्सी होती है, इधर से 2-4 लोग पकड़ के रखते हैं, इधर से 2-4 लोग पकड़ के रखते हैं और उसमें हम रस्सी को खींचा जाता है जिसकी भी रस्सी लाइन से इधर उधर आ जाए। नाउ इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, अगर दोनों ही साइड इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स हो, मतलब जो दोनों ही साइड जो लोग खेल रहे हैं वो एक ही जैसे हो, उनका फोर्स एक जैसा हो, तो इस केस में जो टग ऑफ वॉर होगा, जो वॉर होगा, जो इसमें से कोई भी नहीं जीत पाएगा बिकॉज दोनों साइड इक्वल फोर्स है, तो वो बराबर फोर्स से खींचेंगे, है ना। नेक्स्ट, पुशिंग अ वॉल। अगर हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं, कभी वॉल को पुश किया और वॉल हिल गई हो, कहोगे हमारे घर की दीवारें कमजोर थी, नहीं यार, वॉल को पुश करते तो वॉल कैन नॉट मूव, सो इन दैट केस जो फोर्स होगा दैट इज बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल, सपोज यू आर पुशिंग अ वॉल एंड एज एक्सपेक्टेड द वॉल डज नॉट मूव। आप वॉल को धक्का दे रहे, देख रहे हैं ये इंसान वॉल को बार बार धक्का दे रहा है, बट वॉल जो है वो इट्स स्टिल स्टैटिक, वॉल वहां से मूव नहीं कर रही, एंड नाइदर डू यू, और ना ही आप मूव कर रहे हैं, ये भी नहीं मूव कर रहे, ये कह रहे मैं तो धक्का ही दूंगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। इट मीन्स दैट यू एंड द वॉल आर एक्सर्टिंग अ बैलेंस्ड फोर्स ऑन ईच अदर। इसका मतलब ये है कि आप और दीवार दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। हमें दिखता नहीं है बट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज
बैलेंसिंग अ फोर्स, हम जिस भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से उस चीज में मोशन वगैरह नहीं आ रहा है ना, तो दैट मीन्स वो जो चीज है वो भी हम पे उतना ही अमाउंट का फोर्स लगा रही है। तो जो बॉल है और जो हम है ना, हम दोनों ही एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इसी वजह से हम दोनों में कोई भी मूव नहीं कर रहा है। तो दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट वी हैव द इमेज इज द गेम ऑफ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू इक्वली मैच्ड टीम्स। ठीक है, इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं। अब ये दोनों की पावर्स वगैरह सब सेम है, दे हैव सेम फोर्स, दे आर अप्लाइंग सेम फोर्स। Neither of the teams is able to pull the opposite team towards itself. कोई भी टीम अपनी तरफ नहीं खींच पा रही दूसरे वाले को। ये एग्जाम्पल बैलेंस फोर्स का है। अभी हमने टग ऑफ वॉर वाला एग्जाम्पल देखा था ना, कि टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि अगर कोई भी एक दूसरे से ज्यादा हो, मतलब अगर ये टीम ए है और ये टीम बी है, तो इसमें से कोई भी अपनी तरफ तभी ए बी को तभी खींच पाएगी जब ए ज्यादा पावरफुल है, या बी ए को तभी खींच पाएगी जब बी ज्यादा पावरफुल है। बट अगर दोनों की पावर्स ही सेम होंगी, दोनों ही सेम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे दूसरे पे, तो कोई भी मूव नहीं करेगा, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। और यहाँ पे हमारा लगता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, नाउ वी हैव अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज एन अपोजिट ऑफ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में द फोर्स विच आर अपोजिट एंड दे आर इक्वल। ठीक है, तो अनबैलेंस में अपोजिट होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। सो द फोर्सेज वेयर टू फोर्सेज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी, एक ही बॉडी पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से काम कर रहे होंगे, एंड आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, ना ही इनका साइज। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी है मेरे पास, इस पे मैंने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और किसी और ने इधर से फोर्स लगाया 7 न्यूटन का, तो 7 न्यूटन 5 न्यूटन से बड़ा होता है, इसीलिए बॉडी उधर की साइड मूव करेगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से तो लगेंगे, ये बात तो है कि हाँ, ये जो ड्राइंग बनाई थी हमने, जो डायग्राम था, इसमें भी हमने देखा कि इधर से ए बॉडी जो थी ये भी फोर्स लगा रही थी और बी बॉडी भी फोर्स लगा रही थी, यानी दोनों ऑब्जेक्ट ने फोर्स तो लगाया और दोनों का डायरेक्शन भी उल्टा था, मतलब ए इधर की साइड लगा रही थी, बी इधर की साइड फोर्स लगा रही थी, तो डायरेक्शन भी अपोजिट था। स्टिल ये अनबैलेंस्ड इसलिए था क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब एक 5 न्यूटन था और एक 7 न्यूटन, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव, in an unbalanced force a body changes its position, that is we can observe a moving object changing its direction, either increasing the speed or decreasing the speed, and a body at the rest starts moves and vice versa। जैसे कि फोर्स में हमने पढ़ा था, फोर्स में ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदल देता है, स्पीड चेंज कर देता है, एंड इट स्टार्ट्स टू मूव एंड ऑल। सो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, या फिर उसकी स्पीड चेंज होगी, या उसकी शेप चेंज होगी, तो इसमें फोर्स का इफेक्ट दिखता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आफ्टर किकिंग। जो हमने एग्जाम्पल दिया था, अगर एक बॉल रोल कर करके इधर आ रही है, तुम इधर से बॉल को धक्का दे दो, ऐसे लात मार दो इधर की साइड, नाउ बॉल विल स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड। सो आफ्टर यू हैव किक्ड हियर, बॉल को आपने यहाँ पे किक किया, उसके बाद बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। सो दैट इज वेयर द अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग। यहाँ पे आपका अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने कौन सा फोर्स अप्लाई कर दिया, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, नाउ अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिकली एनीथिंग दैट मूव्स इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सर्शन ऑफ एन इम्बैलेंस्ड फोर्स। मतलब कोई भी चीज अगर रेस्ट से मोशन में आ रही है, अगर मूव कर रही है, उसके बाद रुक गई, उसका शेप चेंज हो गया, तो हर चीज ज्यादातर जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, मम्मी आटा गूंद रही है, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया है ना, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और उसकी शेप चेंज हो गई, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड सिमिलरली फॉर द बैलेंस्ड फोर्स। For example, if you kick a football and it moves from one place to another, it means that unbalanced forces are acting upon it। अगर आपने एक बॉल को किक किया एंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट मीन्स हमने क्या किया है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है। One person significantly heavier than the other creates a condition of unbalanced force in a seesaw। seesaw देखा है, खेला भी होगा है ना, तो सीसॉ जो होता है ना, उसमें अब ये है एक लड़का ए, ये है एक लड़का बी, ठीक है, अब रेड और ब्लू के नाम से एक्चुअली, चलो एक लड़का रेड है, एक लड़का ब्लू है ना। मान लो रेड वाला भारी हो गया, ठीक है, रेड वाला हो गया 50 kgs का, एंड जो ब्लू वाला था इट इज ऑफ 45 kgs। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स, इस
इसका वेट 50 है, इसका वेट 45 है, तो ये हल्का है, तो इससे क्या होगा, 50 वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो 50 वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा नीचे की साइड जाएगा, और तो ये तो सीधे ऊपर नहीं। सो जो ज्यादा हैवी होता है उसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिससे कि डायरेक्शन, मोशन, मतलब मूवमेंट होगी, ठीक है। अब मान लो ये भी 50 का हो बेचारा, सेम, इसने वेट नहीं चेंज किया, ये भी खा पी के हो गया 50 का, अब दोनों बराबर हो गए, अब दोनों सीसो पे बैठे, अब खेल ही नहीं पा रहे, दोनों एकदम स्ट्रेट सीसो पे एकदम। तो जब बैलेंस फोर्स होगा तो सीसो मूव नहीं करेगा, ठीक है, और फिर हम उसके अलावा कुछ फोर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स, जिसमें कि सीसो में अगर कोई भी एक हैवी होगा तो जिसकी वजह से अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच में थोड़ा थियोरेटिकल डिफरेंस देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स when the force exerted on an object are equal size but in the opposite direction, then the force is called balance force. बैलेंस फोर्स तब होता है जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो और वो इक्वल हो। एंड अनबैलेंस फोर्स में जो फोर्स अप्लाई होता है वो अनइक्वल होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन से ये भी फोर्स लगाए जाते हैं। बैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि जो ए बॉडी ने जो फोर्स लगाया और जो बी ने फोर्स लगाया वो सेम होगा। अगर ए 5 न्यूटन लगा रहा है तो बी भी कितना लगाएगा, 5 न्यूटन, तो दैट विल बी बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन अपोजिट होती है और सेम और अपोजिट। जैसे बैलेंस फोर्स में अगर ए इधर से फोर्स लगा रहा है तो बी इधर से फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता दोनों मिलकर एक ही को धक्का दे रहे हो, फोर्स भी लगा, मोशन भी हो गया, या फिर दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो जिसमें से एक ने ज्यादा फोर्स लगा दिया और एक गिर गया। तो अनबैलेंस फोर्स तो या तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या तो अपोजिट भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस बैलेंस फोर्स का जरूरी है कि वो क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट। बैलेंस फोर्स में अगर कोई चीज है, मान लो अगर बॉल बीच में रखी हुई है, तुमने दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लगाया तो बॉल नहीं हिलेगी। लेकिन अगर वो इनबैलेंस फोर्स तुमने लगाया तो वो जो बॉल होगी वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होगा, अगर कोई मूव कर रही है ऑब्जेक्ट तो वो अपनी मोशन में ही रहेगी, वो अपनी स्पीड भी बढ़ाएगी भी नहीं, घटाएगी भी नहीं, स्पीड भी सेम रहेगी और वो मूव भी करते रहेगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स से मिलेगी, मतलब अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उसके डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नेट फोर्स 0 होता है और इसमें नेट फोर्स नॉन जीरो होता है। नेट फोर्स इज द टोटल फोर्स। नेट फोर्स मतलब होता है टोटल फोर्स, कि यहाँ कि जब दो बॉडीज ने फोर्स लगाया, एक ने यहाँ से फोर्स लगाया, एक ने यहाँ से फोर्स लगाया, इसने 5 यूनिट का फोर्स लगाया, इसने 4 यूनिट का, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में थे तो 5 - 4 1 यूनिट, तो इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा, 1 यूनिट का, क्योंकि 4 यूनिट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर दोनों सेम साइड फोर्स लगाएंगे तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 9 यूनिट के, ठीक है। 9 न्यूटन फोर्स हो गया ना। तो फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स जो बैलेंस फोर्स के केस में आता है दैट इज 0, और अनबैलेंस की फोर्स में 0 नहीं होता, बहुत कुछ मतलब चेंज हो सकता है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस इफ यू वांट। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे वी हैव अ डायग्राम शोइंग द नेट फोर्स। नेट फोर्स का एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, एंड यूनिट ऑफ द फोर्स। देखिए ध्यान से, फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे, यहाँ से लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, 300 न्यूटन का फोर्स, एंड सिमिलरली इस डायरेक्शन से भी 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। दोनों साइड बराबर फोर्स लग रहा है ना, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कैसे करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो ये हो जाएगा 300 - 300, तो ये कितना आ गया, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन फोर्स आने का मतलब होता है कि ये जो रस्सी है ना, अगर ये इस पोजीशन पे है तो वो यहाँ से मूव नहीं करेगी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ के 3 लोग भी उधर की साइड नहीं जाएंगे, सिमिलर टू दिस। तो जो बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है, अगर उसमें नेट फोर्स लग रहा है तो बैलेंस फोर्स का नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, ठीक है। बैलेंस फोर्स मतलब जो दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा हो तो उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अगर अनबैलेंस फोर्स, एक तरफ 400 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक तरफ 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 400 - 300 कितना होता है, 100 न्यूटन का फोर्स।
100 न्यूटन का फोर्स जो है वो इधर की साइड ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ से जो लोग हैं वो इधर की साइड आएंगे, ठीक है। तो फोर्स जिधर की तरफ ज्यादा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही मूव करती है। तो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स एंड दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स 0 होता है और इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स यू कैन राइट एनीवेयर। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। यूनिट हम फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में, और यू कैन राइट इट एज एन, ठीक है। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स और एनीवेयर वेयर यू वांट। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेट फोर्स। नेट फोर्स कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं। When multiple forces act on a body, they can be resolved into one component known as net force acting on an object. जब किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगता है ना, तो हम उतने सारे फोर्स को हम एक ही फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये जो बॉडी है इस पे एक साइड से लग रहा है F1 और F2 फोर्स, ठीक है, और इस साइड से लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स। अगर मैं इसका शॉर्टर डायग्राम बना दूं तो ये कैसे बन जाएगा? इधर की साइड, अब दोनों देखो ध्यान से, यहाँ पे जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हो ना तो हम उसको ऐड करते हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब इधर की साइड हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की डायरेक्शन में, एंड इधर की डायरेक्शन में तो 7 न्यूटन दिया ही हुआ है। तो अब मेरे पास फोर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हाँ भैया इधर का टोटल आ रहा है 10 न्यूटन और उधर का टोटल तो 7 न्यूटन दिया ही हुआ है। एंड आई हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने बताया था कि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये इधर के डायरेक्शन में है, ये इधर के डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 में से 7 का कितना बचेगा? 3 न्यूटन। और 3 न्यूटन फोर्स किधर की साइड ज्यादा लग रहा है? इधर की साइड ज्यादा लग रहा है, ये दिख रहा है ना। तो 3 न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगा जो कि अप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? टुवर्ड्स द 3 न्यूटन। तो जब हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस होती है तो हम उसको सिंपली एक कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास F1, F2, F3 3 फोर्सेस थे ना, तो मैंने उसको F नेट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स में अगर दोनों फोर्स एक साइड होते हैं उसको हम ऐड करते हैं, फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्स की यूनिट इज न्यूटन, रिमेंबर दैट। फ्रिक्शन फोर्स, वी हैव अनदर टाइप ऑफ फोर्स दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन फोर्स हम थ्योरी के अलावा थोड़ा देखते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट अराइजेस बिटवीन द सरफेस एंड द कंटेंट। फोर्स जो होता है जो कि हमारे मोशन को अपोज करता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। हम बचपन से पढ़ के आए हैं। होता क्या है कि मान लो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, जस्ट इग्नोर द डायग्राम, वो चल रहा है जमीन पे, ठीक है। अब वो मूव कर रहा है आगे की साइड, लेकिन हो क्या रहा है, उसको जमीन जो है वो पीछे की साइड खींच रही है। अब तुम कहोगे दीदी हम तो चलते चलते कभी पीछे की साइड नहीं गिरे, लेकिन होता क्या है, ध्यान से समझो कि जब हम चलते हैं, अब मैं जनरल बताऊं तो जब हम लोग बहुत देर चलते हैं तो हम थक जाते हैं। हम क्यों थकते हैं? क्योंकि जब हम जिस साइड मूव कर रहे हैं उससे हमेशा एक फोर्स होता है जो हमें पीछे की साइड खींचता रहता है, ठीक है, जो हमें पीछे की साइड खींचता है। तो हमें उस फोर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ता है। ओवरकम मतलब उस फोर्स को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब अगर मुझे आगे जाना है तो जो मुझे फोर्स पीछे की साइड खींच रहा है मुझे उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखा, चलो हमारे पास दो तरीके के सरफेस है। मान लो इतने दूर मैंने ऑयल गिरा दिया और इतने दूर मैंने पत्थर बिछा दिए, स्टोन्स, ठीक है। तो जो ऑयल वाली सरफेस होती है ना, ज्यादातर हमने देखा है जो ऑयल वाली सरफेस है, जो ग्रीसी सरफेस होती है, उस पर बच्चे फिसल जाते हैं, कोई भी फिसल जाता है। वहां पे क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन कम का होने से क्या होता है कि जितना फोर्स मैं आगे की साइड जाने के लिए लगा रही हूँ उससे बहुत कम फोर्स पीछे की साइड लग रहा है। तो उससे होता है कि मेरा फोर्स ज्यादा हो जाता है और मैं फिसल जाती हूँ। बट जो सरफेस बहुत रफ होती है, ठीक है, उबड़ खबड़ सरफेस होती है, उस पर फ्रिक्शन और ज्यादा होता है। जितनी स्मूथ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन उतना कम होता है। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान है उसको आगे जाने के लिए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन रफ सरफेस पे ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे कम होता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, हमें हमारी मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट ले जाता है। जैसे बॉक्स इधर की तरफ मूव कर रहा है और फ्रिक्शन उसे पीछे की तरफ खींच रहा है,
तो मुझे एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा पुशिंग फोर्स जो कि इस फोर्स को अपोज कर सके, इससे ज्यादा हो, ठीक है। When we try to push a table and it does not move, it because it is balanced by the frictional force. मान लो तुम एक टेबल पे फोर्स लगा रहे हो, है ना, इस पे ब्लू बॉक्स पे तुमने फोर्स तो लगाया लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। ये मूव इसलिए नहीं कर रहा, बोलोगे तुमने हमने तो फोर्स लगाया लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, तो ये तो कोई फोर्स ही नहीं हो गया, ये तो सारी थ्योरी गलत हो गई। ये ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किससे बैलेंस हुआ, फ्रिक्शन से बैलेंस हुआ। तो दैट इज वी हैव अप्लाइड अ फोर्स और वो बैलेंस हो गया। जब फोर्स बैलेंस होता है तो नेट फोर्स 0 न्यूटन आ जाता है। तो इसी वजह से बॉडी नहीं मूव की और नेट फोर्स 0 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ मोशन। हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, हाउ मोशन पढ़ लिया हमने पढ़ा कि मोशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स, बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और हमने सीखा कि हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स दैट इज टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। नाउ गैलीली ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सरफेस से दो प्लेन्स को इंक्लाइन किया था, ठीक है। लेट अस इंक्लाइन टू प्लेन्स, लेट नेम दिस प्लेन एज ए एंड दिस प्लेन एज बी। हमने दो प्लेन्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, उन्होंने बोला कि लेट्स टेक अ बॉल एट दिस हाइट, इस हाइट को हम h ले लेते हैं, ठीक है। इस हाइट पे अगर उन्होंने एक बॉल रखा, उसको ड्रॉप किया, ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो वो जब यहाँ तक आया उसकी स्पीड बढ़ रही है एंड देन वो बॉल दोबारा इधर जाने लगी, और जब बॉल जब हाइट पे दोबारा से चढ़ेगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। जब वो नीचे आ रही तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। फिर जब वो बॉल ऊपर जाएगी तो वो कहाँ तक जाएगी, वो दोबारा से सेम हाइट, ठीक है, ये सेम हाइट यहाँ पे थी ना, वो इस हाइट तक बॉल जाएगी और फिर यहाँ पे वो रुक जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। हुआ क्या गैलीलियो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट, कि जो बॉल अगर उन्होंने किसी हाइट h पे रखी है, ठीक है, तो वो, और दोनों ही प्लेन बराबर इंक्लाइनेशन पे, अगर a वाला प्लेन भी 60 डिग्री पे है और जो प्लेन b है दैट इज ऑल्सो एट 60 डिग्री, ठीक है। दोनों प्लेन का इंक्लाइनेशन जो है वो सेम है, दोनों ही 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो बॉल को जितनी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, बॉल दोबारा से उतनी ही हाइट पे जाएगी, दैट इज हाइट h। जब कोई भी बॉल हाइट पोजीशन से, हायर पोजीशन से नीचे की तरफ स्लाइड करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि अब मैंने बोला कि ये बॉल जब दोबारा वापस जाएगी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जब बॉल फर्स्ट टाइम ऊपर जा रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है। नाउ जब वो बॉल दोबारा नीचे जाएगी, इस बार फिर इसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ी, और फिर दोबारा वो गई। लेकिन सेकेंड टाइम क्या होगा, बॉल जो है वो सेम हाइट पे नहीं जाएगी और वो उससे कम हाइट पे जाएगी, वो बाई इस हाइट तक, नेक्स्ट हाइट दैट इज h डैश। अब उसकी हाइट रिड्यूस क्यों हुई, कोई बता सकता है? लेट्स थिंक, व्हाई उसकी हाइट क्यों रिड्यूस हो गई? बॉल तो सेम स्पीड से आई, यहाँ से भी उसकी हाइट इतनी थी, लेकिन उसकी इस बार की हाइट क्यों रिड्यूस हुई? कायदे से तो अगर वो इधर की इस हाइट पे पहुंची है तो जब बॉल दूसरी साइड जानी चाहिए वो भी इसी हाइट पे दोबारा रिटर्न होनी चाहिए, लेकिन इस बार बॉल की हाइट चेंज होगी, दैट विल बी h डैश। उसकी हाइट इस बार h डैश होगी। उसकी हाइट कम क्यों हुई? उसकी हाइट कम इसलिए हो गई क्योंकि इस बार जो बॉल थी, इट हैज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी उसको फ्रिक्शन का फोर्स ओवरकम किया था, इस बार भी क्या हुआ, उसको फ्रिक्शन का फोर्स लगा जो उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा था, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई एंड इट हैज ओनली अटेन्ड द पोजीशन ऑफ h डैश। उसको कितने पोजीशन तक वो आ पाया, h डैश। तो दोबारा जब बॉल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, वो दोबारा से किसी हाइट h डैश पे आके रुकेगा और सिमिलरली हाइट जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम बाद वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज एट पोजीशन O, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से अगर बॉल पे कोई अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगता, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, अगर बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, तो बॉल हमेशा मूव ही करती रहती है ना। बॉल को रोक कौन रहा था? ऐसे जो बॉल यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही थी, उस पर सिर्फ किसकी वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हुई? फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से ना। तो अगर फ्रिक्शन और ग्रेविटी नहीं होता तो बॉल शायद हमेशा ही इस डायरेक्शन में मूव करती। नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने दोबारा से दो प्लेन से इंक्लाइन किए, लेकिन इस बार जो प्लेन इंक्लाइन थे वो इस तरीके से थे कि अगर ये प्लेन उनका 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है,
and this plane is inclined at 45 degree. ठीक है, ये प्लेन 45 पे है. सिमिलरली जो ये प्लेन है दैट इज ऑन 30. ठीक है, एंड अनदर प्लेन कंसिडर कर लेते हैं दैट इज एट 15. ठीक है, ये हो गए प्लेन्स. ठीक है, अब आगे देखते हैं. उन्होंने यहाँ पे एक बॉल रखी, सिमिलरली दोबारा से एक बॉल रखी जो कि किसी हाइट h पे है. इस बार भी उन्होंने बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया. उन्होंने जब बॉल को ड्रॉप किया फर्स्ट पहले ये 45 वाले डिग्री के पास वाले एरिया पे उन्होंने क्या देखा, बॉल ट्रैवल करते 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 किसी इस पोजीशन पे आई जो कि h हाइट फ्रॉम द बेस है. बेस से वो कितना दूर है, h हाइट. ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अगर h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल दोबारा से h हाइट पे आ गई है. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन यहाँ पे 45 डिग्री तक था, उन्होंने 45 डिग्री से उसको कम करके कर दिया 30 डिग्री वाली इंक्लाइनेशन. अब उन्होंने कितनी इंक्लाइन प्लेन रखी, उन्होंने जो प्लेन रखा वो इस बार कितना रखा, 30 डिग्री वाला. अब जो 30 डिग्री का प्लेन था उस पे जब बॉल रोल हुई इस बार तो वो दोबारा से किसी एक पोजीशन पे गई जहां से हाइट h हो, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया. पिछली बार सिर्फ यहाँ तक में h1 आ गया था, h आ गया था, इस बार हाइट इतनी दूर हो गई. ठीक है, तो इस बार भी सेम हाइट पे गई बॉल, आके रुकी h पे, लेकिन इस बार डिस्टेंस बढ़ गया. सिमिलरली जब उन्होंने 15 डिग्री पे कंसीडर किया, उन्होंने ही हैज टेकन अनदर डिग्रीज, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल्स नाउ. अगर 30 डिग्री पे कंसीडर किया तो बॉल इस बार भी सेम हाइट h तक गई, लेकिन दोबारा से क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है ना. तो बॉल ने हाइट तो सेम अटेन की, लेकिन जो डिस्टेंस था हर केसेस में इंक्रीज हो गया. तो गैलीलियो की ऐसी ही कुछ ऑब्जर्वेशंस को यूज किया गया एंड इट हैज लेड टू द 3 लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस. ठीक है, फोर्स की 3 इक्वेशंस, 3 लॉज डेराइव हुई. किस तरीके से हम आगे देखेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, a body continues to be in the state of rest or uniform motion in the straight line unless acted upon an external unbalanced force. The first law of motion is law of inertia. First law of motion क्या बोलता है, एक बॉडी अपनी मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया गया. इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे हमने देखा, ये जो हमने पूरा प्लेन इंक्लाइन किया उस पर वो बॉल हमेशा ही रोल करती रहती अगर उस पर फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल जैसे बाहर के फोर्स उस पर काम नहीं करते. ठीक है, मतलब इसके हिसाब से अगर एक जमीन है स्ट्रेट, अगर मैंने जमीन ली, इस पे मैंने बॉल को ऐसे यहाँ से डुबरा के छोड़ दिया. ठीक है, ये बॉल आगे की तरफ रोल करती जा रही है, ये बॉल इनफाइनाइट टाइम तक रोल करेगी. ठीक है, वो रोल करती ही रहेगी जब तक मैंने उसको रोका नहीं. यहाँ पे अगर किसी ने रोक दिया तो वो बॉल रुक जाएगी. अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो ये बॉल अगर मैंने रोल करके छोड़ भी दी और मैं इस पे बाहर का कोई फोर्स नहीं भी लगा रही ना, तो भी बॉल वो किसी पोजीशन यहाँ तक जाते जाते रुक जाएगी. क्यों रुकेगी, सोचिए. क्योंकि जब वो इतनी दूर ट्रैवल कर रही है ना, तो उसके पास फ्रिक्शन फोर्स होगा जो उसको हमेशा पीछे की तरफ खींच रहा होगा. यहाँ पीछे की तरफ खींच रहा होगा तो उसकी फोर्स कुछ कम हुई, तो ऐसे धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फिर वो किसी एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बाहर का फोर्स ना लगे, जैसे कि ग्रेविटी, फ्रिक्शनल, ऐसा भी कोई फोर्स ना लगे किसी बॉडी पे, तो वो अपना मोशन हमेशा करती रहेगी. अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा चलता रहेगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल मूव एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट. अगर ये बॉल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. इस बॉल को आपने किक किया, आपने एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, मोशन में आ गई. An object in motion will continue with constant speed and direction. अब ये बॉल को आपने किक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी सेम स्पीड के साथ. कब तक चलेगी, unless acted upon an unbalanced force. अब इसको जो नेट था उसने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉल को रुकना पड़ा. तो न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है कि एक बॉडी तब तक मूव करेगी या तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई और फोर्स ना लगाया जाए. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन और द रेस्ट. दिस इज टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बेसिकली ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो नहीं चाहती कि उसको मोशन में लाया जाए.
वो ऐसा कोशिश करेगी कि अगर वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे या रेस्ट पे ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉल मूव कर रही है ना, उसको हल्का सा अगर तुम लोग बहुत कम फोर्स लगाओगे तो शायद वो ना रुके, तो हमें उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसको वहां पे स्टॉप करना पड़ता है, बिकॉज बॉल जो है वो भी मोशन में है और उसमें एक पावर है, बेसिकली उसकी टेंडेंसी है कि वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे। और इनर्शिया उसी टेंडेंसी को बोला जाता है कि जो अपनी बॉडी है अगर वो रुकी है तो वो रुकना चाहती है, अगर वो रेस्ट पे है। ठीक है, नाउ ऑल द बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया, लेकिन सारी चीजों में सेम इनर्शिया नहीं होती। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे रखा आप लोगों ने एक बॉल, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है एक बड़ा सा बॉक्स जिसका वेट लेट मी गेस 50 kgs है। ठीक है, ज्यादा है कोई बात नहीं, 50 kgs है बॉक्स का वेट। मैंने क्या बोला, मैंने कंसीडर किया एक बॉल जिसका वेट मुश्किल से 2-3 kgs भी नहीं होगा, है ना। बॉल का कितना वेट होता है, 500 ग्राम 600 ग्राम बॉल है और एक 50 kgs का बॉक्स है। अगर आप इसको धक्का दोगे तो ये आराम से मूव कर जाएगा। आप कहोगे हमने कम फोर्स लगाया मूव कर गया, इसका तो इनर्शिया बड़ा कम था, ये तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। थोड़ा 50 kgs वाले बॉक्स को थोड़ा जान लगा के देखो, 50 kgs वाले बॉक्स पे आप बहुत सारी जान लगानी पड़ेगी, बहुत सारी फोर्स लगाने के बाद भी शायद वो मूव ना करे। ठीक है, बट एट अ इंस्टांस बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए, फोर्स अबव देन इट्स इनर्शिया, उसकी इनर्शिया से ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स मूव करेगा। हमने क्या देखा, इसको मूव करने के लिए हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ी। फर्स्ट जो बॉल था इसको मूव करने के लिए हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ी, जबकि एक बॉक्स को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी। क्यों ज्यादा और कम फोर्स की जरूरत पड़ी, बिकॉज जो बॉल था उसका इनर्शिया क्या था, ज्यादा था। बॉल अपने आप को ज्यादा इनर्शिया से नहीं रोक पाया, और जो बॉक्स था इट हैज स्टॉप इट इज विद ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया जो होता है हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल को मूव करना ज्यादा हार्ड होता है रेदर देन अ पेन को तो उठा के इधर से उधर रख दो, हो गया मूव। एक टेबल को उठाने में बहुत सारी पावर लगती है। ठीक है, तो इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास की। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, हम मास से किसी भी चीज का इनर्शिया मेजर कर सकते हैं। मोर द मास मोर द इनर्शिया और वाइस वर्सा। अभी मैंने बोला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, इनर्शिया घटेगा तो मास भी घटेगा। फॉर एग्जाम्पल एक खाली बाल्टी है ये, ठीक है, एंड इट इज अ फुल बकेट ऑफ द सैंड। इसको तुम यहाँ से थोड़ा धक्का मारो, ये ऐसे स्विंग करने लगेगा, है ना, इट विल स्विंग फ्रॉम दिस टू दिस। बट अगर इस बकेट को हम अगर पुश करें तो ये इतना जल्दी स्विंग नहीं करेगा, या शायद हमें थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़े तब ये स्विंग करे, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास है उसको उतना ज्यादा ही इनर्शिया हो जाएगा, और जितना ज्यादा ही हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम हियर? Impacts produced by the objects depend on their mass and velocity. एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या इम्पैक्ट देता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, वो किसकी वजह से पता चलता है हमें, उसके मास और वेलोसिटी से। The momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. That is meant to be, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी करके। The vector quantity has direction and magnitude. जो momentum होता है it has mass and magnitude, it has direction and magnitude both, that is it is a vector quantity. अब momentum के लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, mass into velocity हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे m जो होता है मास होता है, v is the velocity, that momentum is directly proportional to the object mass and directly proportional to momentum। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी बोथ। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम रिजल्ट होता है किसी भी चीज के मास और वेलोसिटी की वजह से। नाउ मोमेंटम को वी कैन सिंपली डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम। नाउ वी हैव सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. किसी भी चीज का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के।
मतलब आप किसी चीज पे कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम। मतलब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक ऑब्जेक्ट अगर पर्टिकुलर किसी रफ्तार से मूव कर रहा हो, किसी भी स्पीड से अगर मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट पे है, अगर उस पर मैंने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या फिर वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द unbalanced force. Now how can we derive it? Let the mass of an object be m, or just consider it m, it is wrong. मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास मैंने मान लिया m. Let the velocity of the object changes from u to v in the time interval t. पहले ये थी u वेलोसिटी पे, कुछ टाइम t टाइम बाद जो मास m वाला जो ऑब्जेक्ट था है ना, उसकी वेलोसिटी हो गई v. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर ली थी, है ना. u मतलब वो वेलोसिटी जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रखता है, और फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में कितनी चेंज होती है. इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई. अब हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है. तो मोमेंटम हो जाएगा mu या फिर mv. Now momentum of the object at its initial velocity is m into u. जब स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी उस समय पे उसका मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. तो mu हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम वैसे ही क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. mv हो जाएगा फाइनल मोमेंटम. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब होता है कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दैट विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम t. ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम t. यहाँ पे ये ऐसे सही से नहीं दिया हुआ, यू कैन राइट इट बाय द, ठीक है. इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम t, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ठीक है. आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला, मास m कॉमन था दोनों में, v माइनस u अपॉन टाइम t. ये हमने अभी तक डराइव कर लिया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है. लेट मी रेज दिस. नेक्स्ट वी हैव, यहाँ तक हमने डराइव कर लिया, ठीक है. नाउ वी कैन राइट इट एज v minus u upon time. This is known as acceleration. Acceleration हमने पढ़ा है, acceleration is equals to v minus u upon t. तो हम इसको लिख सकते हैं, force is directly proportional to the mass into acceleration, ठीक है. Now since the acceleration is the rate of change in velocity, we can write as k into m. अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो ये साइन है, इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं k. k is known as the proportionality constant, और k की वैल्यू हमारे पास होती है 1, ठीक है. तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई kma, जिसमें वी हैव द वैल्यू ऑफ k जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कट कर दीजिएगा. k इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. 1 unit force is defined as the mass of 1 kg object produce the acceleration of 1 meter per second square. 1 यूनिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट फोर्स जो होता है वो उतना फोर्स होता है जो कि 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा सके, ठीक है. 1 kg न्यूटन फोर्स, ठीक है. इधर देखिएगा, 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर रफ्तार वो दिला सके, दैट फोर्स इज नोन एज यूनिट फोर्स. 1 यूनिट फोर्स 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. नाउ अब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वी नो द वैल्यू ऑफ द k इज 1, तो हम डी में मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a, ठीक है. ये तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स हम हमेशा याद रखना, फोर्स का इक्वेशन होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड हियर मास इज इन kg, मास kg में होता है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताता है. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन obtained above, न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी modified as follow. न्यूटन की सेकेंड लॉ को हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास, the product of mass and acceleration is the force acting on the object. ठीक है, तो मास और फोर्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मास और एक्सेलरेशन को प्रोडक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो हमने इस पूरे डेरिवेशन में एक सिंपल से डेरिवेशन किया. हमने एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u लिया, फाइनल वेलोसिटी v लिया, एंड वी हैव कंसीडर देयर मास m. ठीक है, and now we have taken the time as t. Now we have finded the difference in their change in momentum, and how we get to the and that's how we get to the equation force is equals to mass into acceleration. Next we have third law of motion. Third law of motion क्या बोलता है? सबसे फेवरेट लॉ ये तो मेरा. Third law of motion सुन लेंगे ध्यान से. Newton's third law states that every action has equal and opposite reaction. हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. मतलब अगर आप दीवार में पत्थर मार रहे हैं तो वो पत्थर दोबारा आपके ऊपर आएगा ही आएगा. कैसे? अगर आपने देखा है दीवार पे अगर स्टोन मारो तो स्टोन वापस से तुम्हारे ऊपर ही आएगा. सो दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है हर एक्शन का, हम जो भी करते हैं उसका एकदम उल्टा रिएक्शन होता है. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल. दोनों ही फोर्स बराबर होते हैं, उसके अलावा अपोजिट होते हैं और वो डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं. मतलब अगर तुम दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार भी तुम पे फोर्स लगाएगा. अगर दो बॉडीज ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इफ अप्लाइज अ फोर्स ऑन अदर देन इट इज आल्सो एक्सपीरियंस अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दो बॉडीज हैं ए और बी, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, या दोनों में से कोई भी एक किसी पे फोर्स अप्लाई करता है, तो दूसरा वाला जो होगा उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो उसका ही अपोजिट फोर्स लगाएगा. ठीक है, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक चाटा मारा तो तुम उसी का एकदम अपोजिट रिएक्शन दोगे उसको भी एक चाटा मार के, है ना. दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ऐसे याद होता है ना. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या याद होगा हमें कि इफ वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एन बॉडी देन वी विल गेट द सेम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. डोंट डू दैट. ठीक है, वो करना नहीं है, बस वो एग्जांपल था. एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एक्शन और रिएक्शन. इसमें से किसी भी फोर्स को हम एक्शन और किसी भी फोर्स को रिएक्शन बोल सकते हैं. एक्शन मतलब जो हमने अप्लाई किया, जैसे इस हथौड़े ने दीवार को मारा, ठीक है, दैट इज द एक्शन. यहाँ पे नेल दिया हुआ है, किल दी हुई ना, तो उस हथौड़े ने किल को मारा, दैट इज द एक्शन. और इस किल से उसको दोबारा से एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज रिएक्शन. So this is the third law of motion. Action is and every action has equal and opposite reaction. Now we have momentum conservation. अब हमारे पास है momentum conservation. क्या होता है ना. तो law of conservation of momentum क्या बोलता है? In the absence of an external unbalanced force, the sum of the momenta, plural होता है momentum का, momentum को हम plural में momenta बोलते हैं. ठीक है, तो of the two objects before the collision is equal to the sum of the momenta of these two objects after the collision. मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव टू बॉडीज ए एंड बी, ये दो बॉडीज जब तक टकराई नहीं है उससे पहले अगर मैं इनका मोमेंटम निकालूं, मान लो इसका मास m है और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये हो गया इसका मोमेंटम. मोमेंटम पता है ना, मास इनटू वेलोसिटी. तो इसका मास m था और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा था. बी वाले का मास कैपिटल M था और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा था. तो अगर टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी ये थी और टकरा गए, मान लो ये, जब ये टकरा गए उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो चेंज नहीं होगा. तो ए वाले का मास हो गया m और वेलोसिटी हो गई v1, और बी वाले का मास हो गया कैपिटल M सेम एंड वेलोसिटी v2. तो अगर हम इनके टकराने के पहले के मोमेंटम mu1 कैपिटल mu2 और इनके कोलिजन के बाद के वेलोसिटी को सम करें तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे. बस इतना ही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब फ्रिक्शन नहीं कंसीडर किया जाए, ग्रेविटी नहीं कंसीडर की जाए, कोई रोक नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसीडर किया जाए, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद दोनों ही टाइम इनके मोमेंटम का सम बराबर आएगा. इतना क्लियर. नाउ लुक एट द बॉक्स. यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A, एक ऑब्जेक्ट है B. A का मास है ma, ठीक है, और B का मास है mb.
मास चेंज नहीं होता कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद। ये बात बहुत ध्यान रखना। ऐसा थोड़ी 40 किलो का आदमी था, किसी और से टकराया, बाद में 50 किलो का हो गया। सुना है कभी? नहीं। तो मास कभी चेंज नहीं हुआ, ये बात मेक इट क्लियर। नाउ ए और बी दो चीजें थी, दो ऑब्जेक्ट्स थे। इसका मास ma है, इसका मास mb है। इसका इनिशियल वेलोसिटी, पहले की स्पीड है ub और इसका पहला स्पीड है ub। ua और ub स्पीड से ये दोनों चल रहे थे। कोलिजन यानी टकराने से पहले मोमेंटम, इसका ए वाले का मोमेंटम बताइए। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी ma इनटू ua। तो ma इनटू ua हो जाएगा मोमेंटम ऑफ a, ये हो गया मोमेंटम ऑफ ए। सिमिलरली mb इंटू यूबी हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, बी और ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इन दोनों को हमने सम कर दिया तो हमारी वैल्यूज आ गई ma ua प्लस mb vb। सिमिलरली कोलिजन के बाद जब ये आपस में टकराए, उसके बाद जो ए था उसका मास तो ma है, लेकिन वेलोसिटी इस बार va हो गई। सिमिलरली जो b है उसका मास सेम है और वेलोसिटी इस बार vb हो गई। तो हुआ कि आफ्टर द कोलिजन इनका मास सेम है, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो फर्स्ट वाले का होगा ma कंसीडर इट a, हियर इट इज गिवन रॉन्ग। ठीक है, मास ma हो जाएगा, वेलोसिटी vb हो जाएगी। तो यहाँ पे mb vb हो जाएगा और यहाँ पे ma va होगा। ठीक है, यहाँ पे b गलत था। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ a आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, एंड दिस इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ बी के टकराने के बाद। अब हम इन दोनों को जो सम करके जो वैल्यूज आ रही है हमारी ma ua mb vub ma va mb vb, इन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल, यानी ma ua इज इक्वल्स टू ma ua प्लस mb ub इज इक्वल्स टू ma va प्लस mb vb। इसको ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट कंजर्वेशन का पूरा लॉ यही तक था। नाउ ऑल द कंसिडर लॉज, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्जेस, ये सारे ही फंडामेंटल लॉज होते हैं फिजिक्स के। दीज आर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड। ये ऑलरेडी ऑब्जर्व किए गए हैं या ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही प्रूव किए गए हैं, तो इसको और ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं होता है। ये खुद ही वेरीफाइड होते हैं और ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट द्वारा किए गए हैं, तो हमें इसे डिसअप्रूव वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। So this is the moment conservation and the last topic of the chapter कि moment conservation किस तरीके से किया जाता है, moment conservation में होता क्या है। इसका लॉ बेसिकली ये बोलता है कि अगर दो चीजें टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम का सम था वही टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद भी आएगा, if and until no unbalanced force is applied on it। इसके बीच में कोई भी फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स को कंसिडर नहीं किया गया है कि इसमें बाहर का कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, if you guys have any doubt you can just comment it in the comment section and we will help you to solve that, and if you will not able to solve that we will make a separate video for your doubt classes.